Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start the topic theory of firm and demand analysis. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम फर्म के बारे में पढ़ेंगे और डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसका स्कोप बताया था. उसके बाद हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को रिलेट किया था ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के साथ. उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताई थी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इन ए फर्म एंड डिसीजन मेकिंग एरियाज. तो ये हमारा टॉपिक था नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फर्म, तो उसमें हम थ्योरी ऑफ फर्म एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स के पॉइंट्स को कवर करेंगे. उसके बाद डिमांड एनालिसिस में बेसिस फॉर डिमांड, मार्केट डिमांड फंक्शन एंड डिमांड कर्व, उसके बाद बेसिस ऑफ सप्लाई, मार्केट सप्लाई फंक्शन एंड सप्लाई कर्व, और उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ेंगे. तो ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पर हम जस्ट डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी ऑफ द फर्म. फर्म क्या होती है? सबसे पहले हम फर्म को डिफाइन करते हैं. फर्म या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच वर्क फॉर प्रॉफिट. Firm combines and organizes resources for the purpose of producing goods and services for sale. हमारे पास 4 प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. एक फर्म इन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करती है ताकि वो उससे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके. A firm internalizes transactions. Internalize transaction का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि एक कॉरपोरेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं. रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसके अलावा एक फर्म ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी रिमूव करती है या रिड्यूस करती है. रिसोर्स ओनर्स यूज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ देयर सर्विसेज और रिसोर्सेज to purchase goods and services produced by firm. रिसोर्स ओनर्स का मतलब कि जो फर्म का एक ओनर या मैनेजर है, वो फर्म की जो सेल से इनकम आती है उस इनकम को यूज करते हैं फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्म ने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करनी होती हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दस कंप्लीटेड. प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. एक फर्म का प्राइमरी गोल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि उसने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है. उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिगिंस बाय पोस्टुलेटिंग ए थ्योरी ऑफ द फर्म विच इन देन यूज्ड टू एनालाइज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. जब हम एक थ्योरी ऑफ फर्म को तो डिफाइन कर लेते हैं, अब वो फर्दर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज हो रही है? टू मैनेज और टू एनालाइज डिसीजन मेकिंग. द थ्योरी ऑफ द फर्म इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. अगेन एक फर्म का गोल होता है कि उसने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है. However, firms are observed to sacrifice short-term profits for long-term profits. Hence, it is appropriate to postulate that the objective of the firm is to maximize the profit or to maximize the value of the firm. Sometimes, firm अपने long-term profits के लिए short-term profits को forego कर देती है या उसको sacrifice कर देती है. इससे फर्म की लॉन्ग टर्म वैल्यू इंक्रीज होती है. द वैल्यू ऑफ द फर्म इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड
फ्यूचर प्रॉफिट्स। यहाँ पर नीचे हमें एक इक्वेशनल फॉर्म दी हुई है, इसमें PV stands for present value of the firm that equals to pi 1 over 1 plus r की पावर 1 plus pi 2 divided by 1 plus r whole square plus so on pi n divided by 1 plus r whole की पावर n। यहाँ पर pi denotes profit, profit in time period 1, pi 2 denotes profit in time period 2 and pi n denotes profit in time period n। 1 plus r, r stands for rate of return, जो हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। होल की पावर 1 मीन्स रेट ऑफ रिटर्न इन टाइम पीरियड 1, होल पावर 2 मीन्स इन टाइम पीरियड 2 एंड सो ऑन इन पावर n मीन्स इन टाइम पीरियड n। अगर हम इसको समराइज करें, सुमेशन फॉर्म में लिखें तो सम ऑफ t इज इक्वल टू 1 to n पाई t ओवर 1 प्लस r होल पावर t। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस r होल t। t स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1 to n। और फाइनली हमारे पास इसकी जो इक्वेशनल फॉर्म है टी आर माइनस टी सी इन टाइम पीरियड t डिवाइडेड बाय 1 प्लस r होल पावर t। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हियर टी आर स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू इन टाइम पीरियड 1 और in time period 2, 3, 4 and so on, minus TC stands for total cost in time period 1, 2, 3 and so on, divided by 1 plus R whole power T in time period T. Alternative theories of the firm. अभी तक हमने एक फर्म की थ्योरी को डिफाइन किया है और उसमें फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है और अपनी प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करती है। उसके अलावा हमारे पास फर्म की कौन सी थ्योरीज हो सकती हैं? सेल्स मैक्सिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू विलियम बोमल एंड मैनेजमेंट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ओलिवर विलियमसन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में एडिक्वेट रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स, एज्यूमिंग दिस मैक्सिमाइज सेल्स इवन बाय सेक्रीफाइसिंग सम प्रॉफिट। सेल मैक्सिमाइजेशन इसके नेम से लग रहा है कि इसमें फर्म अपनी सेल को मैक्सिमम करती है, इवन उसको अगर अपना कुछ प्रॉफिट सेक्रीफाइस भी करना पड़े। मैनेजमेंट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ जाता है। प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है? मैनेजर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स लाइक सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब एन एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कंपनी की कार है या हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है एंड अदर्स। स्टॉक ऑप्शंस, स्टाफ साइज, लेविश ऑफिसेस एटसेट्रा। दिस कैन बी रिजॉल्व्ड बाय लिंकिंग मैनेजर्स रिवॉर्ड्स टू फर्म्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू सिमिलर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मैनेजमेंट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में एक मैनेजर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है थ्रू फर्म, और ये मैक्सिमम कब होगा? जब फर्म की परफॉर्मेंस मैनेजर को रिवॉर्ड देगी एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर, कोर्स ऑफ एक्शन दैट रिक्वायर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर का मतलब कि ऐसा एक्शन जिसके लिए हमें ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, दैट इज़ नॉट मैक्सिमम विद रेफरेंस सेल्स, प्रॉफिट्स, ग्रोथ, मार्केट शेयर एटसेट्रा। उसके बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट: बिजनेस प्रॉफिट, economic profit and opportunity cost. Business profit is the total revenue minus
द एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपली प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब जब हम बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को माइनस करते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स इन इट्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, कि जब हम किसी एक चीज़ का एक यूनिट लेने के लिए दूसरी चीज़ का जो यूनिट फोरगो करते हैं, दैट कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे रही होती है। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, फ्रिक्शनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, मोनोपोली थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, इनोवेशन प्रॉफिट थ्योरी एंड कंपनसेटरी प्रॉफिट थ्योरी, ये डिफरेंट थ्योरीज हैं। फ्रिक्शनल थ्योरी में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो, जिसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट भी कहते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑब्जर्व्ड फॉलोइंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन डिमांड और कॉस्ट कंडीशंस। फ्रिक्शनल थ्योरी में हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑब्जर्व होते हैं और कॉस्ट कंडीशन या चेंजेस इन डिमांड की वजह से। मोनोपोली थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, above normal profits caused by barriers to entry that limit competition। मोनोपोली थ्योरी में एक मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है और उसकी वजह से न्यू कंपेटिटर्स मार्केट में एंटर नहीं हो सकते, उन पे बैरियर्स टू एंट्री हो जाती है। इनोवेशन पॉइंट प्रॉफिट थ्योरी, above normal profit that follow successful invention और मॉडर्नाइजेशन। इसमें भी प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा होता है ड्यू टू इन्वेंशन और मॉडर्नाइजेशन। एंड कंपनसेटरी प्रॉफिट थ्योरी, अबव नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न दैट रिवॉर्ड एफिशिएंसी। नॉर्मल रेट से ज़्यादा हमें एफिशिएंसी इसमें मिलती है। तो ये सारी जो हमारे पास प्रॉफिट की थ्योरीज हैं, इन सब में प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा होता है, बट इन फ्रिक्शनल थ्योरी डिमांड या कॉस्ट कंडीशन की वजह से, मोनोपोली थ्योरी में बैरियर्स टू एंट्री की वजह से, इनोवेशन में इन्वेंशन की वजह से और कंपनसेटरी में रिवॉर्ड एफिशिएंसी की वजह से। फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ मेजरमेंट दैट गाइड्स द एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। प्रॉफिट की बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज करना है। High profits in an industry are the measurement that buyers want more of what the industry produces। जब buyers किसी चीज़ को ज़्यादा परचेज कर रहे हो तो उस चीज़ का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और हमें ये शो होगा कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और लो या नेगेटिव प्रॉफिट हमें ये शो करेगा कि बायर्स उस चीज़ को कम डिमांड कर रहे हैं। द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ग्लोबलाइजेशन में गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में टेलीकम्युनिकेशन एडवांसेस, द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसमें जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे, डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डेराइव्ड डिमांड, डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। सिमिलरली सप्लाई साइड पर हम सप्लाई को डिफाइन करेंगे, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व, चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, सरप्लस, शॉर्टेज एंड कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। तो यहाँ तक हम सप्लाई को देखेंगे इस लेक्चर में और मार्केट इक्विलिब्रियम को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेसिस फॉर डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिमांड इज द क्वांटिटी customers or consumers are willing to buy under current market conditions, कि एक स्पेसिफिक
प्राइस के ऊपर जो स्पेसिफिक क्वांटिटी एक बायर विलिंग होते हैं उस क्वांटिटी को बाय करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज डिमांड फॉर कंजम्पशन, कि नॉर्मली जब हम चीज़ों के ऊपर कंज्यूम करते हैं या उन्हें परचेज करते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। डिराइव्ड डिमांड is defined as when the want for one good or service happens because of the want for another good or service, कि किसी एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द नीड फॉर वुड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नीड फॉर फर्नीचर, कि फर्नीचर की नीड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वुड। तो derived demand is input demand. Firms demand inputs that can be profitably employed. Individual consumers demand, यहाँ पर हमें एक डिमांड इक्वेशन दी हुई है। QD for commodity X is equal to function of price of X, I, P, Y and T, where QDX stand for quantity demanded of commodity X। commodity का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट by individual per time period। PX is the price per unit of commodity X। X stands for commodity X, उसकी price। I stands for consumers income। PY price of related goods, substitutes or complementary goods and T is the taste of the consumer। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या एक इंडिविजुअल डिमांड की इक्वेशन है, जिसमें क्वांटिटी डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ गुड पर, इनकम पर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। उसके बाद डेल्टा QD of commodity X divided by delta price of X less than 0। इसका मतलब है डेल्टा मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड X डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X। अगर डिमांड में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा I इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब गुड नॉर्मल है। नॉर्मल गुड का मतलब कि वो 0 से ग्रेटर होगी। इसी तरह से अगर ये लेस देन है तो इसका मतलब गुड इज इंफीरियर। इंफीरियर मीन्स कि जो ऐसी गुड्स जो हमारे इनकम के इंक्रीज होने से उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। एंड डेल्टा QD डिवाइडेड बाय डेल्टा PY, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब X एंड Y आर सब्स्टिट्यूट्स, और अगर ये लेस देन 0 हो तो इसका मतलब X एंड Y आर कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक। एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर द जॉइंट गुड्स जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन और इंक। सो इनकी हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है दैट विल बी लेस देन 0 और नेगेटिव। मार्केट डिमांड फंक्शन, डिमांड इज डिटर्मिन्ड बाय प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम एंड सो ऑन। इंडस्ट्री डिमांड वर्सेस फर्म डिमांड। फर्म क्या होती है? एक सिंगल यूनिट होता है एंड इंडस्ट्री इज द सम ऑफ ऑल फर्म्स। तो इंडस्ट्री डिमांड इज सब्जेक्ट टू जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड फर्म डिमांड इज डिटर्मिन्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉम्पिटिशंस। अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन देखा है या कंज्यूमर डिमांड फंक्शन, अब हम मार्केट डिमांड फंक्शन देख रहे हैं। तो QD फॉर कमोडिटी X इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X, N, I, PY and T. Here QDX stand for quantity demanded of commodity X, PX price of commodity X, N number of consumers on the market, I consumer income, PY price of related goods, T consumer taste. Demand curve,
डिमांड कर्व शोज प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेशन होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। जब भी किसी चीज़ को हम ग्राफ में शो करते हैं तो वो ग्राफ में उन दोनों एक्सिस का रिलेशनशिप शो कर रहा होता है, दैट इज द कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। रोल ऑफ नॉन प्राइस वेरिएबल्स, अगर प्राइस के अलावा अदर गुड्स में से, अदर फैक्टर्स में से किसी एक में चेंज आए तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में देखें, वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस ली हुई है, एवरेज प्राइस पर ऑटो, एंड हॉरिजेंटल एक्सिस पर क्वांटिटी ली हुई है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप हमें एक कर्व के थ्रू बताया हुआ है। ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है दैट इज डिमांड कर्व, एंड दिस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप्ड, that shows that there is inverse relationship between price and quantity demand. When price will increase, quantity demand will decrease. Relation between demand curve and demand function. Movement along demand curve and shifting of demand curve. A rise in price causes upward movement along a given demand curve, and similarly a price decline causes downward movement along a given demand curve. यहाँ पर अगर हम कोई से दो पॉइंट्स लें, दो प्राइसेस ले लें, तो अगर प्राइस में फॉल आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस में इंक्रीज आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब हम एक ही कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कब होगी? डिमांड इंक्रीजेज इफ ए नॉन प्राइस चेंज अलाउज मोर टू बी सोल्ड एट एवरी प्राइस। डिमांड डिक्रीजेज इफ ए नॉन प्राइस चेंज कॉजेज लेस टू बी सोल्ड एट एवरी प्राइस। यहाँ पर हमें जो डायग्राम दी हुई है, अगेन इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर प्राइसेस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस पर क्वांटिटी ली हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन डिमांड कर्व्स हैं, D10, D8 एंड D6, जो ऊपर को शिफ्ट हो रहे हैं। अगर सपोज हम एट डिमांड कर्व D8 पर हैं, जो बिल्कुल मिडल में है, इस मिडल में देखें क्वांटिटी डिमांड 8 पर, प्राइस 30 है। अब यहाँ पर इसी सेम 30 प्राइस पर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 8 to 10, जो आपको डॉटेड लाइन आगे बिल्कुल स्ट्रेट D6 पर नज़र आ रही है। तो जब डिमांड में प्राइस सेम रहे, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज आए, नॉन प्राइस मीन्स कि प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें कि D8 पर हम डिमांड देख रहे हैं आइसक्रीम की, जिसकी प्राइस 30 है और जिसकी डिमांड 8 है। सपोज समर सीजन आ जाता है, ये हमें विंटर की प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दी हुई है। इन समर सीजन अगर आइसक्रीम की प्राइस सेम रहे 30, तो ड्यू टू समर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम 30 प्राइस पर हम देखें, हम इसको फर्दर D6 तक डॉटेड लाइन लेके आएंगे और D6 से नीचे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 10 आ रही है। तो दिस इज नॉन प्राइस चेंज, कि प्राइस के अलावा सीजन की वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है और प्राइस सेम है। इसी तरह से आप डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट प्राइसेस लेकर उसी सेम पॉइंट पर आप डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर सेम प्राइस में की वजह से हमारी डिमांड 8 से 10 शिफ्ट होगी, तो हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा टू D6 6% पे। इसी तरह से आप इसको लोअर शिफ्टिंग में भी बता सकते हैं। उसके बाद बेसिस फॉर सप्लाई, अभी जैसे हमने डिमांड को डिस्कस किया है वैसे ही सप्लाई को डिस्कस करेंगे। फर्म्स ऑफर सप्लाई टू मेक प्रॉफिट्स, सप्लाई हम क्यों करते हैं या फर्म क्यों करती है, ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। When price rise, firm boost the quantity supply. When price fall, firm cut the quantity supply. जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो
उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जब किस चीज़ की प्राइस फॉल होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्ट सप्लाई। सप्लाई को मार्जिनल कॉस्ट अफेक्ट करती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम है तो सप्लाई ज़्यादा होगी उस चीज़ की, और अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो उस चीज़ की सप्लाई कम होगी। मार्केट सप्लाई फंक्शन, जैसे हमने डिमांड में मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ा था, उसी तरह से सप्लाई फंक्शन है। सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय प्राइस, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। इसी तरह से इंडस्ट्री और फर्म का भी सप्लाई कर्व है। फर्म सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंडस्ट्री सप्लाई इज द सम ऑफ फर्म सप्लाई। सप्लाई कर्व shows price and quantity relation holding everything else constant. प्राइस क्वांटिटी सप्लाई रिलेशनशिप, जैसे डिमांड में हमने पढ़ा था कि डिमांड में प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही थी, देयर वाज इनवर्स रिलेशनशिप। अब सप्लाई में प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी क्योंकि ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इसी तरह से फॉल इन प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पर हमें एक सप्लाई कर्व शो किया हुआ है। वर्टिकल एक्सिस पे अगेन प्राइस ली हुई है एंड हॉरिजेंटल एक्सिस पर अब यहाँ पर क्वांटिटी ली हुई है, एंड दिस क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी सप्लाई, एंड दिस ब्लू लाइन शोज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, एंड दिस अपवर्ड रिलेशनशिप शोज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सप्लाई कर्व एंड सप्लाई फंक्शन, इसमें भी दो हम पॉइंट्स को देखेंगे, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व और शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। जब हम एक ही कर्व के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे होते हैं, दैट इज मूवमेंट अलोंग दी कर्व, और इसमें प्राइस चेंज आता है। जब हम एक से दूसरे कर्व की शिफ्टिंग बता रहे हो तो उसमें हम प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स को देखते हैं। डिमांड की तरह सप्लाई में भी इसमें जब अदर फैक्टर्स में से सपोज टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो सेम प्राइस पर उस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो इसमें भी आप उसी तरह से शिफ्टिंग बता देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, स्टे सेफ।